फ्रेंड्स, मैं रंजीत कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में। आज मैं फिर कुछ नए स्टैटिक जीके के प्रश्नों के साथ आपके सामने हूं। ये जितने भी स्टैटिक जीके के प्रश्न हैं वो सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वो चाहे स्टेट PCS का एग्ज़ाम हो या सेंट्रल लेवल का कोई भी एग्ज़ाम हो, जैसे CHSL है, CGL है, रेलवे है, बैंकिंग है, वो सब के लिए स्टैटिक जीके का बहुत ही ज़्यादा महत्व बढ़ गया है। तो चलिए आज फिर जो है कुछ इम्पॉर्टेंट स्टैटिक जीके के प्रश्नों के साथ शुरुआत करते हैं। तो ये देखिए, आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वो है भारत के पहले स्वदेशी विमानवाहक पोत का नाम क्या है। यानी कि भारत का जो पहला स्वदेशी विमानवाहक पोत है उसका नाम आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन है, INS विराट, INS विक्रमादित्य, INS रणवीर और INS विक्रांत। तो इसका जो सही आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि INS विक्रांत। लेकिन अगर आपसे सवाल पूछता कि भारत का सबसे बड़ा युद्धपोत कौन है, तो युद्धपोत में हम ऑप्शन नंबर बी के साथ जाते, यानी कि विक्रमादित्य। चलिए INS विक्रांत के बारे में कुछ जानते हैं। ये जो है सो कहता है कि लगभग 262 मीटर लंबा है, यानी 262 मीटर जो सो लंबा है और 62 मीटर यानी कि 62 मीटर जो सो ये चौड़ा है। ये देखिए, यही लंबाई जो है आपका कुल 262 मीटर है और ये जो चौड़ाई है यही आपका 62 मीटर का है। ठीक है, और ये जो है 40,000 टन वजनी है। कितना वजनी है? 40,000 टन। ठीक है, एक टन में कितना होता है? 10 क्विंटल। और नौसेना की बात है तो नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष जो सो नौसेना दिवस मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर हुआ INS विक्रांत। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, अगला प्रश्न है, योजना आयोग का स्थान लेने वाले नीति आयोग कब स्थापित किया गया। यानी कि अभी जो नीति आयोग है उसको पहले योजना आयोग कहते थे। तो योजना आयोग के जगह पे जो नाम चेंज हुआ नीति आयोग, वो कब चेंज हुआ? तो इसका सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2015 को। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि 2015 में कब, तो याद रखिएगा 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो हमेशा PM होते हैं। जैसे अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, तो वही इसके अध्यक्ष हुए। और उपाध्यक्ष जो है अभी वर्तमान समय में वो इसके कौन है? तो याद रखिएगा सुमन बेरी। हमने करंट अफेयर्स में इसको बताया भी है, तो आप ध्यान रखिएगा। सुमन बेरी इसका जो सो उपाध्यक्ष है। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है? तो नीति आयोग का जो फुल फॉर्म है वह नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, अगला प्रश्न आपके सामने है कि हेपेटाइटिस किसके द्वारा फैलता है। यानी कि हेपेटाइटिस एक बीमारी है और ये किसके द्वारा फैलता है वो आपसे पूछा गया है। तो याद रखिएगा, ये जो है आपके विषाणु के द्वारा फैलते हैं, यानी कि वायरस के द्वारा फैलते हैं। ठीक है, और ये किससे संबंधित रोग है? तो कहता है ये लीवर से संबंधित रोग है, यकृत से संबंधित रोग है, बीमारी है। और इसमें क्या होता है कि जब लीवर में स्वेलिंग आ जाता है, यानी कि सूजन हो जाता है, तो उसके बाद जो सो हेपेटाइटिस हो जाता है। अब देखिए, विषाणु की बात है तो विषाणु से किस तरह की बीमारी होती है? जैसे देखिए, HIV जो है ये भी विषाणु से फैलने वाला था। इबोला वायरस का आपने नाम सुना होगा, ये भी जो है सो आपका इसी से फैला, वायरस से ही फैला। उसके बाद अभी कोविड-19 के बारे में तो सब कोई जानते हैं, तो ये कोविड जो 19 है ये भी इसी वायरस से फैला। और एक चीज़ और वायरस के बारे में याद रखिएगा, यानी विषाणु के बारे में, कि ये शरीर के बाहर, किसी भी जीवित प्राणी के शरीर के बाहर अगर है तो ये डेड होता है, यानी मृत होता है। लेकिन जैसे ही किसी शरीर के अंदर चला जाता है, लिविंग के अंदर चला जाता है, तो ये जीवित हो जाता है। ठीक है, और वायरस से कोई फ़ायदा नहीं है, जीवाणु से फ़ायदा है, लेकिन वायरस हमेशा ये बीमारी ही फैलाने का काम करता है। इसका सही आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं आज का। ये देखिए, आज का अगला प्रश्न है कि भारत की जनगणना के अनुसार भारत का जनगणना घनत्व, जनगणना नहीं, ये जनसंख्या घनत्व आपसे होगा। ठीक है, यहाँ पे जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना था? तो 2011 के अनुसार आपसे पूछा है। तो याद रखिएगा कि 2011 के अनुसार जो भारत में जनसंख्या घनत्व था वो 382 लोग
प्रति वर्ग किलोमीटर था। ठीक है, अब देखिए ये जो 2011 में जनगणना हुआ था ये कैवा नंबर का जनगणना था, तो याद रखिएगा ये 15वीं जनगणना थी। अच्छा, पहली कब शुरू हुई थी? तो सबसे पहली बार तो 1872 में लॉर्ड मेयो के समय में शुरू हुआ था, लेकिन जो रेगुलर जनगणना होने लगा वो 1881 से शुरू हुआ था। ठीक है, अच्छा जो अभी 2011 में जनगणना हुआ उसकी थीम क्या थी? तो उसकी थीम थी हमारी जनगणना हमारा भविष्य। क्या था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि कौन सा राज्य भारत का इलायची और काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है? यानी भारत के किस राज्य में इलायची और काली मिर्च का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी यानी कि केरल। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि भारत में जितना भी इलायची और काली मिर्च का उत्पादन होता है उसका 50% जो है अकेले सिर्फ और सिर्फ केरल में होता है। अच्छा, केरल को जो है भारत का मसालों का बागान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का मसालों का बागान, मसालों का बागान। अच्छा, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये इलायची है, इस इलायची को जो है मसालों की रानी भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि भारत में इलायची और काली मिर्च का जो सबसे बड़ा उत्पादक है वो केरल है। देखिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपका है कि जादोपटिया चित्रकला के चित्रकार को किस नाम से जाना जाता है? देखिए जादोपटिया एक चित्रकला है, पेंटिंग है, और इसका जो आर्टिस्ट होता है, चित्रकार होता है, उसको किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए आपको यहाँ पे चारों ऑप्शन में इससे मिलता जुलता नाम जो है वो ऑप्शन नंबर सी में नज़र आ रहा है। वो क्या है? जादो। यानी कि जादोपटिया चित्रकला की जो चित्रकार होते हैं उनको जादो नाम से जाना जाता है। अच्छा, ये क्या होता था? तो कहता है ये एक स्क्रॉल पेंटिंग था जो पहले जो है कपड़ों के ऊपर बनाया जाता था, लेकिन बाद में इसे जो है अब धीरे धीरे कागज़ के ऊपर इसको बनाया जाने लगा। अच्छा, ये मेनली कहाँ फेमस है? तो कहता है कि पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्र में, जैसे आपका हुगली है, हुगली, वर्धमान है, फिर झारखंड के भी कुछ क्षेत्र आ जाइए, जैसे झारखंड के मेनली जो संथाल परगना वाला क्षेत्र है वहाँ पे जो सो ये ज़्यादा होता है। और यही जो आपको फ़ोटो दिख रहा है यही जादोपटिया चित्रकला का नमूना है, उसी की एक तस्वीर लगी हुई है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। ये देखिए झारखंड से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हो गया। झारखंड का कौन सा क्षेत्र खिलौना बनाने के लिए प्रसिद्ध है? और देखिए झारखंड में यहाँ पे 4 जगह दिए हुए हैं और कहता है चारों में खिलौना बनाने के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा है? तो याद रखिएगा इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए यानी कि रांची। रांची में जो है खिलौना बनाने के लिए बहुत ही फेमस जगह है। अब कहता है रांची क्या है, रांची के बारे में कुछ जानते हैं। तो ये झारखंड की राजधानी भी है, और उसके बाद कहता है कि झारखंड का जो हाई कोर्ट है वो भी यहीं पे है, झारखंड का जो विधानसभा है वो भी यहीं पे है, झारखंड का जो विधानसभा है वो भी यहीं पे है। ठीक है, कोई दिक्कत है? तो देखिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपसे कि बाबू राम नारायण सिंह को छोटा नागपुर केसरी का खिताब किनके द्वारा दिया गया था? तो देखिए ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं यही है बाबू राम नारायण सिंह, और इनको जो है छोटा नागपुर केसरी का जो खिताब है ये इन्हें किसने दिया था? तो याद रखिएगा इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। अच्छा, ये कहाँ से संबंधित थे? तो ये जो है हजारीबाग से संबंधित है। झारखंड में एक ज़िला है हजारीबाग, और हजारीबाग फेमस है। देखिए यहाँ पे आपका जो सो विनोबा यूनिवर्सिटी भी है, सेंट कोलम्बस कॉलेज भी है जो बहुत पुराना कॉलेज है, और ये जो सो हजारीबाग के एक सामाजिक कार्यकर्ता थे, एक राजनीतिक विशेषज्ञ भी थे, तो इसके लिए ये जाने जाते हैं। लेकिन इनको जो सो छोटा नागपुर केसरी का खिताब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने दिया था। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न अब क्या है। अगला प्रश्न है कि द ऑडेसिटी ऑफ होप ये एक पुस्तक है, इस पुस्तक के लेखक कौन है?
यहाँ देखिए, इस यहाँ पे आप पुस्तक का फ़ोटो लगा हुआ है, आप देख सकते हैं ये जो फ़ोटो है ये किनका है, बराक ओबामा का। तो इस पुस्तक के लेखक हैं बराक ओबामा, ठीक है। अब देखिए, इसे बराक ओबामा की और भी कई फेमस पुस्तक है, उनमें से कुछ है जैसे ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर, फिर है अ प्रॉमिस्ड लैंड, ये भी इन्हीं की पुस्तक है। अगर बिल क्लिंटन की बात करें तो ये इनका भी एक किताब है बैक टू होम नहीं, बैक टू वर्क। फिर कहता है हिलरी क्लिंटन है, इन्होंने भी किताब लिखा है, इनका जैसे फेमस बुक है व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, ठीक है। फिर स्ट्रॉन्गर टुगेदर, यानी कि मिलजुल करके रहने पे हम लोग स्ट्रांग होते हैं, ये चीज़ है। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी, बराक ओबामा। देखिए अगला प्रश्न आज का क्या है, और 10वां प्रश्न, भारत के संविधान में कितने मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य निर्धारित हैं। यानी कि भारत का जो संविधान है उसमें कुल मिलाकर के कितने मौलिक अधिकार हैं और कितने मौलिक कर्तव्य हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि 6 व 11, यानी कि कुल मिलाकर के 6 मौलिक अधिकार हैं और 11 मौलिक कर्तव्य हैं। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछता कि जब संविधान भारत का लागू हुआ था उस समय कितने मौलिक कर्तव्य थे, तो उस समय जो है 0, यानी कि एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं थे। लेकिन 1976 में जो है स्वर्ण सिंह समिति जो है इसका सिफारिश किया कि नहीं, हमारे देश के लोगों के लिए भी कुछ मौलिक कर्तव्य होना चाहिए। चूँकि हम लोग जानते हैं 75 के आसपास जो है वो आपका इमरजेंसी लगा था, तो उसके बाद जो है स्वर्ण सिंह समिति ने यह सिफारिश की थी और उस समय जो है कुल मिलाकर के 10 मौलिक कर्तव्य जो है जोड़े गए थे। लेकिन 2002 में जो है 86वें संविधान संशोधन के तहत जो है एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, जिसमें से क्या था कि कोई भी माँ बाप है उनका एक कर्तव्य है कि वे अपने बच्चों को 14 वर्ष तक शिक्षा अवश्य दें, ठीक है। और मौलिक कर्तव्य की अगर बात करें तो ये 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत जुड़ा था और मौलिक अधिकार जो है आपका आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक है, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1 रुपया का नोट छपा हुआ है। अब आपसे पूछा है कि 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। तो याद रखिएगा कि अगर 1 रुपये के नोट के बारे में पूछा जाए तो इस पर जो है वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। किसका हस्ताक्षर होता है? वित्त सचिव का, ठीक है। और 1 रुपये के नोट के अलावा जो है किसी पर अगर बात करें तो वो जो सो रिजर्व बैंक के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अब जो है इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है नीला गुंबद कहाँ स्थित है। तो अगर नीले गुंबद की बात कर रहा है कि कहाँ पे स्थित है, तो इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दिल्ली में स्थित है। अब दिल्ली में अगर स्थित है तो दिल्ली के बारे में कुछ थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं कि क्या है क्या नहीं है। देखिए दिल्ली में जो है यही है आपका नीला गुंबद, और ये जो है हुमायूं के मकबरा के पास है। हुमायूं का जो मकबरा है उसके पास है, और कहता है कि ये 1530 ईस्वी में बनाया गया था, ठीक है। और ये जो है सो देखिए हुमायूं किस काल से आते हैं, तो ये मुग़ल काल से इनका संबंध है। अगला प्रश्न चलते हैं। संसद के दोनों सदनों की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि आपसे पूछा गया कि अध्यक्षता कौन करता है। तो अध्यक्षता जो है वो लोकसभा अध्यक्ष यानी कि लोकसभा स्पीकर जो होते हैं वो करते हैं। और ये किस आर्टिकल के तहत करते हैं, तो आर्टिकल 108 के तहत करते हैं, ठीक है। फिर अगर पूछेगा आपसे कि दोनों सदन की बैठक बुलाता कौन है, तो वो है राष्ट्रपति, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। लेकिन यहाँ पूछा अध्यक्षता, तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। आज का 14वां प्रश्न देखिए, आपसे पूछा गया है कि भारत के लिए सबसे पहले संविधान सभा का विचार किसने दिया था। CG राय या MN रॉय या डॉक्टर BR अम्बेडकर या फिर जवाहरलाल नेहरू। तो ध्यान रखिएगा कि जो सबसे पहले भारतीय संविधान सभा का विचार दिया गया वो था ऑप्शन नंबर बी, यानी कि MN रॉय के द्वारा, और ये जो है 1934 में इनके द्वारा दिया गया था।
और ध्यान रखिएगा 34 में तो इन्होंने दिया, लेकिन कांग्रेस पार्टी जो है 1935 में संविधान सभा की मांग उठाई और 1940 में जो है सो ब्रिटिश सरकार द्वारा इसे स्वीकार कर लिया गया। लेकिन संविधान सभा जो है इसकी चर्चा कैबिनेट मिशन 1946 के तहत यहाँ पे आया, यानी कि इसका जो गठन हुआ संविधान सभा का वो कैबिनेट मिशन 1946 के तहत हुआ। ठीक है, आज का आखिरी प्रश्न देखिए, कहता कौन सा मार्ग यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, एशिया को जोड़ने वाला शॉर्टकट जल मार्ग के रूप में कार्य करता है। तो ये जो देख रहे हैं यही वो नहर है जो क्या करता है, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और एशिया को जोड़ने वाला शॉर्टकट जल मार्ग है। ठीक है, तो इसका नाम क्या है ये आपसे पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि स्वेज नहर। ठीक है, तो ये था आज का सेशन। आपने अपना बहुमूल्य समय दिया इस सेशन को देखने के लिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको किसी भी क्वेश्चंस में जो आज हमने कराया उसमें अगर कहीं दिक्कत हो रहा है समझने में तो आप कमेंट ज़रूर करें और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं तो आपको आने वाले सभी एग्ज़ाम्स में ये सब स्टैटिक जीके कहीं ना कहीं आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।